अच्छा रहने दीजिए, आज नेक्स्ट टॉपिक कर दीजिएगा ई क्वेश्चन के बाद। हाँ, किताब वाला जो है ना, किताब में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वैसे आज चौथा आज जो है किताब में देख लीजिएगा। आज चौथा टॉपिक जो बायो का किताब है ना, उसमें चौथा जो लेसन होगा वो आज चढ़ा दीजिएगा। ठीक है। हाँ, उत्तक है ना, चौथा टॉपिक उत्तक है, बोलिएगा लक्ष्मण को लगा देगा। फोर्थ। चलिए, तो किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होगा? इसमें इसमें और इससे पहले बताए थे पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का संकुचन दोनों किससे होगा? अच्छा, संकुचन और, हाँ, अब फर्स्ट बताए थे शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण मियोसिस। कौन सी अवस्था सबसे छोटा अवस्था? सबसे छोटी अवस्था एना। बहुत अच्छा। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज? कौन? एना। मिलाते जाएंगे, किताब में मिल रहा है। आ? मतलब ऊपर नीचे है ना जी, कोई जरूरी आपको मिलेगा? रसगुल्ला है, ऊपर नीचे रहेगा तो और बढ़िया ना है। ऊपर नीचे रहता है तो पढ़ने में और अच्छा लगता है, खोजिएगा तो और ज्यादा याद होगा। ठीक है। चलिए, समसूत्री कोशिका विभाजन में फलस्वरूप एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, क्या? और अर्धसूत्री में चार। अर्धसूत्री में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री होगा जनन कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या? मियो। विभाजन के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है? केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है। प्रो, हालांकि यहाँ प्रोफेज है ये ना, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है इसमें प्रोफेज अवस्था में। इसलिए सुधार कर लीजिएगा, पी के जगह यहाँ प्रोफेज लिख दीजिएगा। है? ठीक, याद रखिएगा प्रोफेज। समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित पुत्रों की संख्या के सही है। ठीक। वो क्वेश्चन था, एक मिनट भैया, इसमें कितना क्वेश्चन? 15 है हुआ है, और पुराने वाला बुक होगा, इसमें इतना ही है, उसमें कितना 15 हुआ है? अच्छा, इसलिए है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको ऐड कर लीजिएगा और फिर उसको, एक मिनट, क्या? फर्स्ट लेक्चर करवा देंगे, उसका पीपीटी बन रहा है। हाँ, जैसे उसका जो भी क्वेश्चन है ना, उसको पहले आप पढ़ लीजिए, उसका टेस्ट ले लेंगे। इसमें क्या समझ में नहीं आया कुछ? क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न उसका सेल का टेस्ट ले लेंगे। नहीं बात समझे? पूरा सेल का एक दिन एक टेस्ट ले लेंगे, क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे, और उसी का पीपीटी बना के डिस्कस कर देंगे। नहीं बात समझे? मेरे कहने का मतलब है एक टॉपिक जो सेल है उसका टेस्ट ले लेंगे, और उसके बाद उसका डिस्कस करवा देंगे, उसी का डिस्कस करवा देंगे। समझ गए? और कोई मसला नहीं है।
हाँ तो 52 है ना, 52 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे। 10 मिनट में आप लोग अथी पर दे दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, बिग बूस्टर पर। क्या, बिग बूस्टर पर ले दीजिएगा, जो दिक्कत होगा बता देंगे बस। आप तो इतना सुविधा है आप लोग को कि आप कहने ये कहने हैं, पहले दिक्कत था, बिग बूस्टर है, ऐप पर अब बहुत सारा चीज क्वेश्चन उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टीसू है। टीसू कहाँ है, 1 मिनट, टीसू। अभी सब एकदम आसान टॉपिक है सब, आराम से इसको पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। टिश्यू पहले समझिएगा, टिश्यू होता क्या है। देखिए आप एक चीज, नया टॉपिक है टिश्यू, है ना। देखिए चौथा टॉपिक है हमारा, एक एक चीज पर ध्यान देंगे, जहां पर दिक्कत लगेगा वहां पर बोलना है, ठीक है, प्रायः प्रयास करेंगे। टिश्यू जो है ये होता क्या है, तो पहले एक चीज समझिएगा, हमारे शरीर में, हमारे शरीर का निर्माण लाखों करोड़ों कोशिका से हुआ है। कितने, लाखों करोड़ों कोशिका से हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में 4 से 5 महत्वपूर्ण ऊतकों से बना है। कितने ऊतकों से, 4 से 5 महत्वपूर्ण ऊतक, जैसे तरल संयोजी ऊतक ब्लड, कंकाल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, है ना। तो 4 से 5 प्रकार के ऊतकों से बना है। ऊतक किससे बना है, तेल से। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये भी ऊतक है, ये भी एक प्रकार का ऊतक है, ये भी एक प्रकार का ऊतक है, ये भी एक प्रकार का ऊतक है, ये भी। आप यहां पर देखिए, चाहे पौधा में हो या मनुष्य में हो, तो ये ऊतक और ये ऊतक दोनों में अंतर है कि एक के जैसा है, अंतर है। ये ऊतक में अंतर है कि नहीं है, इसमें इसमें भी अंतर है। तो जब दो ऊतक रहे तो वो दोनों डिफरेंट होगा, वो दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा, और दोनों का कार्य भी क्या होगा, अलग होगा। लेकिन अगर एक ऊतक है तो उसमें कोशिका कैसा होगा, समान होगा। जब दो ऊतक हो जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा, असमान। जैसे देखिए ये एक कोशिका से बना है, देखिए एक कोशिका, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत कोशिका है। अब ई कोशिका और ई कोशिका में अंतर दिख रहा है, दोनों का संरचना एक जैसा दिख रहा है, नहीं। तो जब ऊतक रहे दो तो कोशिका समान या असमान, असमान। और जब ऊतक रहे एक तो कोशिका समान। अगर एक ऊतक है, एक प्रकार का ऊतक है, तो उसमें एक समान कोशिका पाई जाएगी। और दो अलग अलग ऊतक रहेगा तो कोशिका असमान पाई जाएगी। अब देखिए ई जो कोशिका जैसा दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये ऊतक की कोशिका और ये ऊतक की कोशिका समान है या असमान, लेकिन ये पूरे ऊतक की कोशिका कैसा, समान। क्लियर, ये ऊतक की कोशिका एक समान, लेकिन ये ऊतक और ये ऊतक की दोनों की, तो जब दो अलग अलग ऊतक हो, ठीक है, जब दो अलग अलग ऊतक हो तो दोनों में कोशिका समान या असमान, असमान। लेकिन जब एक ऊतक रहे तो कोशिका समान, कोशिका कोशिका कोशिका। अब ये समझ में आ गया। अब देखिए सर्वप्रथम टीसू शब्द का प्रयोग फ्रांस के शल्य चिकित्सक वाइचेट ने किया था। सबसे पहले कौन किया था, वाइचेट ने किया था। लैटिन शब्द काफी महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने शब्दों की उत्पत्ति हुई है
वो सब लगभग लैटिन भाषा में। और जितने भी महान महान दार्शनिक भी हुए हैं तो सब उधरेये का हुआ, चाहे वो यूनान का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे वो इटली का हो, फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, सारे महान वैज्ञानिक वहीं से संबंधित हैं। ठीक है, जो भी बड़ा बड़ा न्यूटन हो, आइंस्टीन हो, जो भी बड़ा बड़ा विज्ञान, मैडम क्यूरी, फलना क्यूरी, लन क्यूरी, जितना है सब यूरोपीय का है, इधर का नहीं है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अधिकतर वैज्ञानिक जो हैं वो अपने भाषा में किसका प्रयोग किया, लैटिन का। और जो भी अच्छे अच्छे किताब बना उसमें ज्यादातर अंग्रेजी का प्रभाव रहा। यानी जो भी किताबें हैं वो सब किस भाषा में है। आज से हजारों हजार साल पहले हमारे यहाँ जो किताब था वो सब संस्कृत में था। क्या था, संस्कृत में था। नालंदा विश्वविद्यालय में जितनी किताबें लिखी गई है वो अधिकतर संस्कृत में था। किसमें था, संस्कृत में था। अब लेकिन आपके यहाँ जो भी शासक आया तब क्या किया, जला दिया, लूट के चला गया, जला दिया। और आज जो भी सिद्धांत, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं लोग, आज हम दूसरे देश पढ़ने जाते हैं। एक जमाना ऐसा था जब हमारे यहाँ लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, नालंदा हो, तक्षशिला हो, ठीक है, यहाँ लोग आते थे पढ़ने। लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ में बदलाव हुआ। और हम लोग के यहाँ संस्कृत बहुत मेन भाषा है। और अब हम लोग पर भाषा को थोप दिया गया, अब हम लोग पर जो है भाषा थोपा गया है। मतलब कि अब हम हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं कुछ, अब हमको लाचारी किया गया कि आपको अंग्रेजी पढ़ना है। भारत में एक समस्या क्या है कि लाचारी है कि आपको पढ़ना है अंग्रेजी, तभी आप कलेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना में नहीं है, रूस में नहीं है, कोई देश में ऐसा नहीं है। सारे लोग अपने भाषा में सब कुछ करते हैं। रूस में रशियन चलता है, फ्रांस में फ्रेंच चलता है, चाइना में चाइनीज चलता है। लेकिन भारत में लोकतंत्र चलाने के लिए भी, लोकतंत्र को चलाने के लिए भी, और जजमेंट भी जितना आता है वो सब अंग्रेजी में आता है। जजमेंट भी किस में आता है, अंग्रेजी में। वकील अगर वकालत भी करता है तो अंग्रेजी में बोलता है। जज कुछ जजमेंट देता है तो केस हुआ आप कर, सारा चीज आपको करना है, लेकिन जजमेंट आ रहा है इंग्लिश में। आप समझ भी नहीं पाइएगा कि क्या बोल रहा है, क्या हुआ हमारे साथ, आप सजा मिल गया आपको। डॉक्टर का वही हाल है, कुछ भी रिपोर्ट आ रहा है तो आप पढ़िए नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भाषा के साथ जो है ये बहुत बड़ा ये है। छेड़छाड़ का मतलब है कि अगर हम अंग्रेजी को नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं पढ़िए, लेकिन हिंदी में भी आना चाहिए। जजमेंट हो रहा है, डॉक्टर कुछ लिख के दे रहा है तो दोनों भाषा में आना चाहिए। अंग्रेजी में भी दीजिए और हिंदी में भी दीजिए, ताकि हम उसको पढ़ करके हम बात को समझ पाए। रिपोर्ट आ गया, आप पढ़िए नहीं पा रहे हैं, रिपोर्ट हमारा, अब पढ़ रहा है कोई दूसरा। शादी है किसी दूसरा का, अभिनंदन पत्र। ठीक है, आप देखिए यहां लैटिन शब्द टेक्सर से शुरू हुआ है। टेक्सर का अर्थ होता है बुनना, जैसे हम लोग कोई चीज बुनते हैं। उत्तक शब्द जो है एन ग्रेव ने दिया था। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये याद रखिएगा। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के एक वैज्ञानिक थे, मार्सेलो मालपिघी ने किया था। इसलिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इन्हीं को कहा जाता है। यानी उत्तक विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो मार्सेलो
मालपीघी को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अब अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हो उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिका समान, कार्य समान। जैसे ब्लड तरल संयोजी उत्तक का बना हुआ है, तो ब्लड में जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सब का काम क्या है, आरबीसी का काम मान लिया है। तो आरबीसी का काम ऑक्सीजन का परिवहन करना, प्लेटलेट्स का काम रक्त को थक्का करना, डब्ल्यूबीसी का काम रोगों को लड़ने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। जब कोशिकाएं समूह में होती है तो उसे उत्तक कहा जाता है। समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच जो स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय, इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। इस स्थान में विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है जिसे अंतरकोशिकीय द्रव्य कहा जाता है, जिसे कॉमन रूप से, सामूहिक रूप से मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहां देखिए आप लोग, अभी आपको हमने दिखाया था कि सब सेल एक दूसरे से सटा हुआ है, लेकिन बीच में इसमें गैपिंग है, दो सेल के बीच गैपिंग है। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो जितनी कोशिकाएं, जितने उत्तक होते हैं उसमें कुछ में सेल के बीच गैपिंग होता है और कुछ में नहीं होता है। जैसे हम आपसे बोले इस दीवार में गैपिंग है, तो क्या बोलिएगा, है। कैसे है, जब हम पानी मारेंगे तो 2 बाल्टी पानी इसमें सद सकता है कि नहीं। आखिर इस दीवार में हम 2 बाल्टा पानी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आखिर जगह है तब ना। लेकिन हम शीशा है, इस पर हम पानी मारेंगे, क्या ये पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसके बीच कोई अंदर जगह है, स्पेस है, नहीं है। दीवार में है, दीवार में अगर हम फुहारा मारें तो बहुत सारे पानी को सोख लेगा, मतलब वहां पर जो कण है उस कण के बीच गैपिंग है। लकड़ी में गैपिंग है लेकिन शीशा में नहीं है। तो उसी तरह जितने भी उत्तक हैं कुछ में गैपिंग होता है, कुछ में गैपिंग नहीं होता है। अब उत्तक 2 प्रकार का, कितने प्रकार का, 2। एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। लेकिन हम अभी सिर्फ चर्चा करेंगे किसका, पादप उत्तक का। अब बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। पादप उत्तक यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2। फिर से सुनेंगे, एक अस्थाई उत्तक और दूसरा विभजोत्तक उत्तक। एक अस्थाई उत्तक और दूसरा विभजोत्तक उत्तक। तो उत्तक कितने प्रकार का, 2। एक अस्थाई और दूसरा विभजोत्तक, एक अस्थाई और दूसरा। तो पादप उत्तक कितने प्रकार का, 2। अस्थाई का मतलब जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, अब विभजोत्तक का मतलब जिसमें कोशिका विभाजन होता हो। अब देखिए यहां पे देखना है कि अस्थाई उत्तक को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है, यह उत्तक 2 प्रकार का होता है। तो अब आप फिर से बताइए, पादप उत्तक कितने प्रकार का, एक अस्थाई और दूसरा विभजोत्तक, एक अस्थाई और दूसरा। अब अस्थाई उत्तक 2 प्रकार का होता है, एक सरल और दूसरा जटिल। दूसरा कैसा होता है, जटिल। फिर से प्रश्न समझेंगे, अस्थाई उत्तक कितने प्रकार का, 2। एक सरल और दूसरा जटिल, एक सरल और दूसरा। देखिए साहब, इसका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार का उत्तक आता है। सरल उत्तक पूछेगा किसका पार्ट है,
अस्थाई उत्तक का। किसका? अब सरल उत्तक है, 3 प्रकार का होता है। देखिए यहां, पहला है पैरन कायमा। पैरन, तो पैरन कायमा किसका भाग है? सरल उत्तक का। और सरल उत्तक किसका भाग है? अस्थाई उत्तक का। अस्थाई उत्तक को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? सरल और सरल और सरल और असरल उत्तक को बांटा गया 3, पैरन कायमा, कोलेन कायमा, एरन कायमा। आप समझिए, कोलेन कायमा। एक ही प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं समव्यासी होती है। समव्यासी मतलब समान रूप वाला। हाँ, इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। यह पौधे के भोजन संग्रह करने वाले भागों, जड़ एवं तना में पाया जाता है, जैसे आलू, मूली, सलजम। अब अगर आपसे कोई पूछा जाएगा जड़ और तना में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? पैरन कायमा। कौन? अब पैरन कायमा किसका भाग है? पैरन कायमा किसका भाग है? हाँ, पैरन कायमा जो है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ये है सरल उत्तक का। किसका? सरल उत्तक का। अब इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी यौगिक का जमाव नहीं होता है। ये मेनली कहां पाया जाता है? जड़ एवं तना में। जड़ एवं तना में, जैसे आलू, मूली, सलजम, अदरक, हल्दी, जड़ तना जो भी है, वहां पे किस प्रकार के उत्तक पाए जाएंगे? तो आप याद रखिएगा, पैरन कायमा। कौन कायमा? पैरन कायमा। पैरन कायमा किसका भाग है? सरल उत्तक का। और सरल उत्तक किसका भाग है? अस्थाई उत्तक का। क्योंकि पादप उत्तक कितने प्रकार का? 2, एक अस्थाई उत्तक, एक विभजोत्तक उत्तक। अस्थाई उत्तक के 2 भाग, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। और सरल उत्तक के कितने भाग? 3 भाग। पहला है पैरन कायमा, अब दूसरा है कोलेन कायमा। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ भैया कि किस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी होती है, स्थूल कोण या कोलेन कायमा। कोलेन कायमा किसका भाग? सरल उत्तक का। और सरल उत्तक किसका भाग? अस्थाई उत्तक का। अब देखिए, इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाओं के स्पर्श करने वाले सेल वॉल में सेलुलोज का जमाव पाया जाता है, जिससे सेल वॉल मोटी हो जाती है। सेल वॉल कैसी हो जाती है? मोटी। जैसे आम, कटहल, जामुन, धान, ठीक है, के तना तथा पौधे के छाल में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया आम, कटहल, जामुन, धान, खास करके जो डाइकोट प्लांट है जिसके बीज में 2 दल है, उसके तना और उसके छाल में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? कोलेन कायमा। क्या पाया जाता है? कोलेन कायमा। ठीक है। जनरली जो बीज होता है उसके छिलका पर जो आवरण होता है उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? कोलेन कायमा। कौन? कोलेन कायमा। अब तीसरा जो है वो है स्क्लेरेन कायमा। इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी एवं कैसी होती है? पतली, जिसके किनारे नुकीले होते हैं। यह कोशिकाएं दिखने में तंतु के समान, रेशा के समान होती है। कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे वयस्क अवस्था में यह कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं? मृत। अगर आपसे पूछे कि पैरन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा में मृत कोशिका से कौन बना होता है? स्क्लेरेन कायमा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह पौधे के विभिन्न अंगों की सुरक्षा का कार्य करता है। यह पत्तियों का वेन, आप देखे होंगे कि पत्ती में एक इस तरह से बीच में एक रेशा रहता है और ऐसे ऐसे रहता है। आम में, पीपल में,
बरगद में इस तरह आप देखे होंगे। तो ये जो सिरा का निर्माण होता है वो किस प्रकार के उत्तक से होता है? स्क्लेरेन काइमा। या आप नारियल देखे होंगे, या आप अखरोट देखे होंगे, या आप इलायची देखे होंगे। इस सब का जो छिलका होता है वो कठोर और रेशेदार होता है। कठोर और कैसा? रेशेदार होता है। इसलिए इस प्रकार के छिलके का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? स्क्लेरेन कायमा से। और वो जब परिपक्व हो जाता है तो उसका आवरण मृत हो जाता है। कैसा हो जाता है? मृत हो जाता है। तो नारियल का छिलका, अखरोट का, काजू का, ये सब का छिलका जो है, इलायची का, किसका बना होता है? स्क्लेरेन कायमा। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? मृत होती है। कैसी होती है? मृत। अब देखिए दिया गया का आवरण, हाँ, यह पत्तियों के वेन, फलों का आवरण। फलों का आवरण का मतलब फल का छिलका, जैसे नारियल का छिलका, नारियल का छिलका, अखरोट का छिलका, काजू का छिलका, ये सब छिलका कड़ा होता है। कैसा होता है? कड़ा होता है। और खास करके रेशेदार भी होता है। कैसा होता है? रेशेदार। तो इन सबों का छिलका और बीज का आवरण, बीज का आवरण किसका बना होता है? स्क्लेरेन कायमा का। यह बीज को कठोर कवच नट्स में पाया जाता है। बीज का जो भी कठोर आवरण होगा वो किस उत्तक का बना होगा? स्क्लेरेन कायमा का। और इसकी जो आवरण है या ये इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? मृत होती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अस्थाई उत्तक को हम दो भाग में बांटे हैं, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक को हम तीन भाग में बांटे हैं, स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरन कायमा। स्क्लेरेन कायमा जो होता है वो मृत कोशिका से बना होता है। किस कोशिका से? तो ये तीनों में स्क्लेरेन कायमा जो है वो मृत कोशिका से बना होता है। और यह कहां पाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्लेरेन कायमा जो उत्तक है वो कहां पाया जाता है, आप बताइएगा जो पत्तियों का जो सिरा होता है, ये वाला पार्ट, उसमें ये पाया जाता है। इस प्रकार के उत्तक। फलों में जो छिलका होता है, फल का जो छिलका होता है ये आप याद रखिएगा। या बीज का जो आवरण होता है वो भी किसका बना होता है? स्क्लेरेन कायमा का। किसका बना होता है? स्क्लेरेन कायमा का। और इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? मृत होती है। इसको आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम किसका? जटिल उत्तक का। जटिल उत्तक जो होता है ये दो प्रकार से बना होता है। जटिल उत्तक के कितने भाग? एक जाइलम और एक फ्लोएम। एक जाइलम और एक, अगर प्रश्न पूछे कि जाइलम और फ्लोएम किसका भाग है तो जवाब दीजिएगा जटिल उत्तक का। किसका? जाइलम और फ्लोएम किसका भाग है? किसका? अब चलिए, अभी जो सरल उत्तक पढ़े थे उसमें सभी कोशिकाएं एक समान थी, यानी एक प्रकार की कोशिका से बना है सरल उत्तक। लेकिन जटिल उत्तक एक प्रकार के कोशिका से नहीं बना है, अनेक प्रकार के कोशिका से बना होता है। कौन? जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के कितने भाग? दो। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। प्रश्न आएगा जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो सरल उत्तक का उदाहरण है या जटिल उत्तक का? किसका? जाइलम और फ्लोएम किसका है? जटिल का। किसका? जाइलम और फ्लोएम स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरन कायमा, सरल उत्तक का। किसका? किसका? क्योंकि अस्थाई उत्तक कितने प्रकार के? दो, सरल और जटिल। सरल और सरल और सरल और सरल के कितने भाग? स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरन कायमा। और जटिल के कितने भाग? जाइलम और फ्लोएम किसका उदाहरण?
तरल का या जटिल का? स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरेन कायमा, किस प्रकार का उत्तक है? सरल या जटिल? सरल या जटिल? सरल या जटिल? सरल या जटिल? जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। सरल उत्तक एक प्रकार के कोशिका से बना होगा, सरल उत्तक, और जटिल उत्तक एक से अधिक, एक से अधिक प्रकार के कोशिका से बने उत्तक को कैसा उत्तक कहेंगे? जटिल। कैसा? और एक ही प्रकार के कोशिका से बना उत्तक क्या कहलाएगा? तो बताइए, स्क्लेरेन कायमा में एक प्रकार की कोशिका या अनेक प्रकार की कोशिका? कैसा? पैरन कायमा में एक प्रकार, पैरन कायमा, पैरन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, एक प्रकार। अब बात समझिए, यहां आइए। जटिल उत्तक में कौन कौन आएगा? जाइलम और, जाइलम और, जाइलम और, देखिए साहब, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। इसमें देखिए, आप यहां पर पहले देखिए प्यार से, ये 1 2 3 4 5 इस तरह का दिख रहा है, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, ये एक तरह का कोशिका है। फिर इसमें एक है वेसल्स, वेसल्स आप देख रहे होंगे, वेसल्स ये अलग प्रकार के कोशिका है। और आप देख रहे होंगे ट्रैक हेड्स, ये एक अलग प्रकार का कोशिका है। और यहां पर देख रहे हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ये एक प्रकार का कोशिका है। तो इसमें टोटल कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम में कितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं? 4। आप फ्लोएम में भी कितने प्रकार का? 1 2 3 4, इसमें भी 4 प्रकार का कोशिका, इसमें भी 4 प्रकार का। अब आपसे पूछेगा कि बताओ भैया कि जो जाइलम और फ्लोएम है, तो जाइलम में कितने प्रकार का कोशिका है? 4 प्रकार की कोशिका हैं, जिसको कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स, ट्रैकहेड्स, जाइलम फाइबर। इसमें आइए, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, सिब ट्यूब्स। बताइए, सिब ट्यूब कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। फ्लोएम फाइबर फ्लोएम में, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम में। ये दोनों तो पता चल जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। लेकिन आपसे बीच में पूछ दे कि कंपेनियन सेल किसमें पाया जाता है, जाइलम में या फ्लोएम में? किसमें? सेब ट्यूब्स कहां पाया जाता है? अगर पूछ दे वेसल्स कहां पाया जाता है? जाइलम में। ट्रैकहेड्स किसमें पाया जाता है? अब देखिए, आप याद रखिएगा, 4 नाम आपको याद रखना है, 2 गो ई, एगो ई और एगो ये, 4 नाम आप याद रखिएगा। अगर आपको बीच से उठा के पूछ दिया वेसल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं जाइलम में, जाइलम किस प्रकार का उत्तक है? जटिल। कौन? जाइलम किस प्रकार का उत्तक है? फिर प्रश्न आएगा कि जाइलम जटिल प्रकार का उत्तक है। वीडियो पर, अरे भैया हिल नहीं रहा, गड़बड़ा जाएगा मामला। 1 मिनट रुकेंगे क्या है? नहीं बाबू, छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे? पैसा नहीं दिए हैं आप जी, फ्री पढ़ रहे हैं, मामूली पैसा आप खर्च किए हैं, पैसा खर्च किए हैं, तो पैसा का आपको लाभ नहीं मिलेगा, फिर गाली दे के लड़का जाता है ना, बोलेगा टीचर पढ़े भी नहीं किए। गाली सुनना पसंद नहीं है।
पैसा का एक एक रुपये का वैल्यू है विद्यार्थी का, और हमारे तरफ से क्या है, है तो वो पढ़ेगा नहीं वो। लक्ष्मण वीडियो रुका हुआ ऊपर, ऊपर ऊपर 5 मिनट भेजो जल्दी। वो लड़का सुतेगा नहीं, देखिए हमको समझ में नहीं आता है, रात भर क्या करता है, देखिए कैसे अकेले है, निठा एकदम लगता है भैंस उस चरा के आया है, बाल ताल नहीं झाड़ना नहीं कुछ करना। बताइए नौकरियों लग जाएगा तो दूगो अगर ग्रुप डी रहेगा तो लड़की पसंद थोड़े करेगा, ये स्मार्ट रहेगा उसको पसंद कर लेगा। हाँ, जब ग्रुप डी ये करना है, जैसे दूगो ग्रुप डी लड़का है मार्केट में, तो दोनों ग्रुप डी तो ऐसा थोड़े कि एगो ग्रुप डी नरेंद्र मोदी के पास ड्यूटी रहेगा, ऐसा तो नहीं न देगा। दोनों का ड्यूटी में थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक को 2 लाख मिलेगा, एक को 20,000 मिलेगा, पैसा सेमे मिलेगा, नौकरियों सेमे रहेगा, तो थोड़ा देखेगा, देखने पर नहीं होगा। घर टेक्निकल टीम को बताइए हम लोग को क्या, अरे भैया ये रुकबे करेगा, गजब है टेक्निकल, डीजे लाता है और रुक जाता है, उधर तो मार हो ही जाएगा क्योंकि वहां उग्रवादी लोग रहता है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा गाली सुनता है कौन, टेंट समियाना डीजे का मालिक सुनता है। चलिए आप यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि वेसल्स किस में पाया जाता है, जाइलम में, और ट्रेक हेड्स किस में पाया जाता है, अ कंपेनियन सेल फ्लोएम में, अ सेब ट्यूब्स, 4 नाम आपको याद रखना है। कितना नाम, अब जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का ऊतक है, जटिल। कैसा, क्लियर। अब 4 नाम याद रखिएगा, 1 2 3 4। जाइलम और फ्लोएम में एक से अधिक प्रकार का कोशिका पाया जाता है, एक से अधिक प्रकार का कोशिका पाया जाता है, किसमें, जाइलम और, क्लियर। और ये दोनों जटिल ऊतक का उदाहरण है, किसका, स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरन कायमा, सरल ऊतक। कैसा ऊतक, क्लियर। तो अस्थाई ऊतक के कितने भाग, सरल और असरल और जटिल मिला के टोटल ऊतक कितना, 5। टोटल स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरन कायमा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम, क्लियर। यानी अस्थाई ऊतक के 2 पुत्र, एक सरल एक जटिल, सरल के 3 पुत्र, स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरन कायमा। स्क्लेरेन कायमा जो है इसे मृत कोशिका से बना होता है, स्क्लेरेन कायमा कैसी कोशिका से, मृत कोशिका से बना होता है। अगर प्रश्न आएगा कि मृत कोशिका से कौन बना होता है, स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन
क्लियर। अब यहां पर कैसे प्रश्न पूछेगा वो फिर हम बताएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए यहां अभी हम बताए जाइलम, इसे उड भी कहते हैं। उड का मतलब कड़ा भाग, उड का मतलब लकड़ी। लकड़ी भी आप देखते होंगे दो तरह का लकड़ी है। एगो लकड़ी आप देखते होंगे मोटा जो लकड़ी होता है उसमें बीच में साल होता है। साल समझते हैं? नहीं, गधा कहीं का शीशम देखा है? शीशम देखे है ना? शीशम, मोटा शीशम में बीच में लाल होता है, उसको कहता है सलगर कहता है। सलगर का मतलब वो लाल जो रेड कलर होता है ना वो काफी जटिल होता है, मजबूत होता है। जिसमें वो ज्यादा होगा वो लकड़ी ज्यादा मजबूत होगा। जितना मोटा लकड़ी, जितना पुराना लकड़ी, उसमें इस प्रकार के उत्तक का मात्रा ज्यादा होता है और वो लकड़ी काफी मजबूत माना जाता है। जो जितना पुराना पेड़ है उसका लकड़ी भी उतना ज्यादा मजबूत। शीशम 100 साल खड़ा और 100 साल पड़ा, 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा। मतलब जैसे सागवान का लकड़ी है, अगर उस 50-100 साल पुराना है, मतलब खड़ा का मतलब पौधा वो खड़ा है, और 100 साल पड़ा का मतलब 3-4 जनरेशन चला जाएगा। ठीक है, वो कुछ होने वाला नहीं है। आपका 5 जनरेशन पार हो जाएगा फिर भी वो लकड़ी, लोहा खत्म हो जाएगा, घर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी अगर ओरिजिनल लकड़ी है और दो चीज से बचाया जाए, पानी और आग से, तो वो लकड़ी आपको याद रखिएगा वो 100-200 साल तक वो लकड़ी कुछ होने वाला, 40-50 साल तक तो बिना कुछ किए एंट पेंट डेंट किए हुए लकड़ी रह जाता है। समझ गए? और जो काफी मजबूत अच्छा लकड़ी होगा उसमें खाली पेंट वगैरह करते रहिए, आग पानी से बचाते रहिए, 100-200 साल तक कुछ नहीं होगा। अमेरिका में, यूरोप में सारी घरें में 80% जो घर बनता है अमेरिका में वो सब लकड़ी से बनता है। टोटल घर किससे? लकड़ी से बनता है। सारा ऐसा दिखेगा लकड़ी है, क्योंकि वहां लकड़ी छत नहीं होता है। अमेरिका वगैरह में जो डोमेस्टिक घर होता है, रहने वाला घर होता है, उसमें जनरली क्या होता है, छत नहीं होता है। ये ऐसे देखिएगा सब टोटल घर ऐसा यूरोप में। ठीक है, हाँ, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है उसमें छत हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई सिस्टम नहीं है। अमेरिका वगैरह में छत पर जाने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या, छत पर जाएगा तो छतों पर नहीं बैठेगा, रेलिंगवा पर जाकर बैठेगा। शादी ब्याह में कहाँ बैठता है? छत पर नहीं देखेगा, रेलिंग पर। कभी कभी रेलिंगे गिर गया लड़का मुड़ी पर, बात समझ गए? यहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका वगैरह में नहीं है टाइम की छत पर घूमेगा, बात समझ गए? वहां ऐसा नियम नहीं है। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो संरचना होती है, इसका निर्माण कितने प्रकार के ऊतक से? 4। कितना? अब वेसल्स, ट्रैकहेड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, 4 प्रकार के कोशिका से बना होता है। वेसल्स तथा ट्रैकहेड्स में लिग्निन का जमा होता है। लिग्निन का मतलब एक पिगमेंट होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे हम लोग का हड्डी में होता है ना अस्थि मज्जा, हड्डी में होता है ना अस्थि मज्जा, उसी तरह से होता है, जिसके द्वारा नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे जाइलम कहा जाता है। यह जाइलम का क्या काम है? जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण को जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यानी जाइलम का जो मेन काम है वो है पानी और मिनरल्स को नीचे से, जड़ से ऊपर तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचा देना? पत्तियों तक। कहां तक? पत्तियों तक पहुंचाना। ये जिम्मेदारी किसका है? जाइलम का। किसका? जाइलम टिश्यू का है ना। और इसी तरह आप याद रखिएगा फ्लोएम का है। किसका? फ्लोएम का है। फ्लोएम का भी जस्ट लाइक आप यही समझिएगा कि इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से होता है।
यह नालिका के समान संरचना होती है। नालिका के समान का मतलब कि ये भी भोजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन? भोजन का। कौन करता है? यस, जो जीवित कोशिका से बना होता है। जाइलम मृत कोशिका से, अब फ्लोएम कैसा? जीवित कोशिका से। जाइलम और फ्लोएम में फ्लोएम जो होता है वो जीवित कोशिका से बना होता है। और ये कितने प्रकार के कोशिका से बना होता है? 4। पहला सेब ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा फ्लोएम फाइबर। अब देखिए बीच से क्या आपको उठा के देगा, आपको दे देगा कि कंपेनियन सेल पाए जाते हैं फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम कैसा ऊतक है? जीवित है, अस्थाई या फिर सरल या कुछ दे सकता है या जटिल? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? फ्लोएम और जाइलम जटिल ऊतक का उदाहरण है। किसका? किसका? फ्लोएम कितने प्रकार के कोशिका से? 4। तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब किसमें पाया जाता है? फ्लोएम में। किसमें? अब ऊपर से दे दिया कंपेनियन सेल सीव ट्यूब जीवित होता है या मृत होता है? कैसा? कैसा? ये कहां पाया जाता है? फ्लोएम में। कहां? कहां? इसके बाद कल बता देंगे। कल फिर एक बार रिवीजन करवाएंगे, ठीक है? एक बार पुनः रिवीजन करवाएंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका।